5 stages of growth in human life. आपको नेक में ऐसा बल्ज दिखाई देता है एडोलेसेंट वॉइस से, मुझे जो मत बताओ, है ना? I will do everything on my own. एयर प्रेशर के साथ जो अर्ज हो रही है आपकी खुद की बॉडी के अंदर स्टेज में, आपके जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सुपर एक्टिव मोड में चल रहे हो. We will not conclude here. एक बार लास्ट में फटाफट से हम क्या करेंगे, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बीच में डिफरेंशिएट. Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the 6th chapter for class 7 science, that is adolescence, a stage of growth and change. ये change word अभी बहुत सुना सा लग रहा है ना, familiar सा, अभी पढ़ा था, changes around us, physical and chemical, isn't it? In that chapter we have covered so many changes which are taking place in our surrounding daily, but there we have missed one thing. बेटा जो ये changes की हम बात करते हैं वो क्या सिर्फ हमारे surrounding में हो रहे होते हैं? No. Lots of changes are taking place inside the human body also, है ना? So we are going to talk about all those changes inside the human body here in this chapter. ठीक है? Now before we start, if you want notes of this chapter, you can join my Telegram channel. I'll share this whole PDF there. Link is given in the description. And don't forget to subscribe the channel. And if you feel this video is worth watching, do like it and share it among your friends so that more and more students can take benefit from it. ठीक है? Now let's get started. बेटे चैप्टर के नाम पे यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ग्रोथ. सुना हुआ है पहले? सुना हुआ है ना क्लास 6 में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस बेटा, अगर कोई चीज़ लिविंग है तो उसमें ग्रोथ पक्का होगी, है ना? और इस ग्रोथ को हम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इजीली कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. यस, अगेन स्क्रीन शॉट ऑफ योर क्लास 6 NCERT. क्या हो रहा है यहाँ पर? सीड को सो किया, जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, सो जर्मिनेशन स्टेज. सैपलिंग मिला, सैपलिंग को थोड़ा टाइम दिया तो इट विल ग्रो इनटू अ मैच्योर प्लांट, ग्रोथ स्टेज. यहाँ पर जब प्लांट मैच्योर हो गया तो इट विल बियर फ्लावर, फ्लावरिंग स्टेज. फ्लावरिंग के कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा फ्रूट्स, सो फ्रूट स्टेज. यस, सो व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग? दिस पिक्चर इज शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ प्लांट, है ना? और हर स्टेज का एक फिक्स्ड टाइम है. बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्टेज को मिस करके सीधे जंप कर जाओ नेक्स्ट स्टेज में. नॉट पॉसिबल. आपने यहाँ पे जर्मिनेशन करवाया, सैपलिंग मिला, सैपलिंग में क्या डायरेक्ट आपको फ्लावर मिल सकते हैं, फ्रूट मिल सकते हैं? नो. It will take time to mature into a big plant and then only it can bear the fruit. Then only it can give you the flower. Yes, in fact जब ये flower growth होती है उसमें भी पहले आपको bud मिलता है, bud के बाद आपको एक mature flower मिलता है. Yes, so what it is showing? A set pattern of growth. The same thing happens in the stages of life in humans also. बेटा जब ह्यूमन लाइफ में जो ये ग्रोथ होती है ना, उसको हम ब्रॉडली 5 डिफरेंट स्टेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेंसी स्टेज, सबसे छोटी वाली, जहाँ पे 0 to 2 ईयर के बच्चों को हम इंक्लूड करते हैं. इनको कई बार हम इन्फेंट भी बोलते हैं, है ना? सो इन्फेंसी स्टेज. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चाइल्डहुड, बचपन वाले दिन जहाँ बहुत खेला था, मस्ती करी थी, है ना? 3 to 10 ईयर यहाँ पे इंक्लूड होता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी स्टेज, दैट इज एडोलेसेंस, 10 to 19 ईयर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट इज द एडल्टहुड, जहाँ पे आप फुली मेच्योर हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. एंड इसके बाद नेक्स्ट इज द ओल्ड स्टेज. ठीक है. सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन लाइफ. अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम एडोलेसेंस वाले में पिक्चर लगाना भूल गए आप. बेटा भूली नहीं हो, यहाँ पर आपको इमेजिन करना है खुद को. यस, बिकॉज दिस होल चैप्टर इज अबाउट यू ओनली. यू आर द एडोलेसेंट, है ना? आप लोग इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हो ना, सो इमेजिन योर सेल्फ. ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट इट मोर. So we got to know that all the living organisms undergo changes continuously throughout their lifespan. Talking about human, the journey of life in human can be divided into different stages. कितनी? 5. Sequence के साथ infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age. पता होना चाहिए. NCERT में mentioned है. ठीक है, आगे देखते हैं. Now each person experiences these stage at their own pace. क्या मतलब इस बात का? Let me give an example. बेटा इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चे होते हैं 0 to 2 ईयर वाले, है ना? अब उनमें से, उन इन्फेंट्स में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 मंथ्स में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं. यस, एंड देयर आर सम स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल किड हु कैन टेक अप टू 18 मंथ्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट इज हैपनिंग? बोथ आर इन्फेंट्स, द वन हु इज वॉकिंग इन 10 months and the other one who is walking in 18 months. Both are infants, but both are showing different pace of growth. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ईच पर्सन एक्सपीरियंसेस दीज स्टेजेस एट देयर ओन पेस. ठीक है, कोई फिक्स रूल नहीं है. एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू अदर. जो हम स्टेजेस का एज बताया है ना, 0 to 2 ईयर, 3 to 10 ईयर, देन 10 to 19, ये भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी फिक्स्ड, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नाउ
As the human grow and develop, they experience significant change in physical, emotional and behavior. बेटा जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो होते हैं उनका फिजिक चेंज होता है ना, हाइट बढ़ती है, कि बचपन में बिल्कुल गोद लैब बेबी होते हैं, उसका धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, सो फिजिकल चेंज, इमोशनली हम डेवलप होते हैं, बिहेवियर हमारा चेंज होता है. उसके अलावा देयर इज वन मोर चेंज दैट टेक प्लेस, दैट इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन आपने क्लास 6 में पढ़ी थी. व्हाट इज दैट? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना. When any individual is able to reproduce its own kind, that means that can undergo reproduction. ठीक है. So here this ability also changes, that is ability to reproduce. ठीक है, we'll talk about it later. Now बेटा out of the 5 stages we just discussed, है ना, ह्यूमन ग्रोथ की जो 5 स्टेजेस हैं उनमें से एक स्टेज ऐसी है, दैट इज द एडोलेसेंस स्टेज, जहां पर ये सारे के सारे चेंजेस जो हमने अभी डिस्कस करे ना, वो सारे होते हैं एक साथ, वो भी ड्रास्टिक. That's why adolescence stage is so important. ठीक है, let's discuss about it. Adolescence, the teenage year. क्या बोलते हैं इसको? Teenage years वाली stage ही बोलते हैं. You are the teens, isn't it? Have a look. Adolescence stage typically occurs between the age of 10 to 19 years. Very very important. कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेगा पक्का ये. What is the age? 10 to 19 years. अब अगर आप गूगल करोगे या फिर एआई से पूछोगे ना, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले. कई जगह पे आपको ये 11 to 19 ईयर भी दिखेगा, कई जगह पे आपको 10 to 18 ईयर भी दिखेगा. बट एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 10 to 19, सो यू विल राइट दैट ओनली. गॉट इट? चलो, दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या बताया था मैंने? इस स्टेज में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्लियर? नाउ इट इज यूजुअली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. जो बेटा हमने 5 स्टेजेस ऑफ लाइफ देखे थे, वहां पर ये कहाँ आ रहा था? ये था चाइल्डहुड के बाद और एडल्टहुड से पहले. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंस. इसीलिए हम इसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं. यानी वो ये स्टेज है जहां पर आप ना तो बच्चे रहते हो ना तो बड़े रह जाते हो, है ना. तो बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेज है ये, इजंट इट? चलो देखो, नाउ ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द एडल्टहुड. इस स्टेज में बेटा आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है एडल्टहुड के लिए. बेटा प्रिपेयर हो रही होती है, हुई नहीं होती प्रॉपरली. ठीक है, देखो. नाउ सम ऑफ द कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस आर इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ, चेंज इन अपीयरेंस, चेंज इन वॉइस. ये सब बहुत प्रोमिनेंट चेंज है जो हमें एविडेंटली दिखाई देते हैं. इसके अलावा बेटा बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन हाइट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सडन इंक्रीज इन हाइट. बेटा इस स्टेज में हाइट एकदम सडनली इंक्रीज होती है ना. बड़ा फनी सा इंसिडेंट बताती हूँ आपको. कई सारे बच्चे 5th क्लास में अपनी जो लाइन होती है ना प्रेयर के टाइम पे, उसमें सबसे आगे लगे होते हैं, और 7th क्लास खत्म होते होते या 8th क्लास में आते आते वो लाइन में सबसे पीछे पहुंच जाते हैं. ये क्या हुआ? इतने से 2 साल में या 1.5 ईयर में उनकी हाइट में इतना ड्रास्टिक चेंज आया, है ना. दैट्स वाई सडन इंक्रीज इन हाइट, है ना. और आप में से कई सारे लोग अपने पेरेंट्स की हाइट में बिल्कुल पहुंच चुके होते हो, है ना. पेरेंट्स से बोलते देखो मैं आपकी हाइट का हो गया हूँ, है ना, मेरे को डांटना मत. यस, देखो, द इंक्रीज इन द हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एंड दिस इज ड्यू टू द सडन ग्रोथ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सडन ग्रोथ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. क्लियर? नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर. अब बेटा सिर्फ टॉल नहीं हो रहे होते हैं, बॉडी का शेप स्ट्रक्चर भी चेंज होता है ना. और जब ये स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये बॉयज एंड गर्ल्स में अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, अभी से आगे जितने भी हम चेंजेस पढ़ेंगे, वी हैव टू स्टडी देम इन सच अ वे दैट विच चेंज इज टेकिंग प्लेस कॉमन इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. जैसे कि हाइट वाला था, हाइट दोनों में ही चेंज देखा जाता है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी, है ना. और कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज में अलग होते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल दीज चेंजेस इन सच वे. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये. ठीक है, देखो. Now change in body structure, so let's talk about the boys first. बेटा boys में क्या होता है? Boys along with getting taller gain weight. Their shoulder might become bit broader and their chest may get wider. Height के साथ shoulder broad हो जाते हैं and chest may get wider. Clear? Now what about girls? बेटा girls में along with the change in height and weight and other body changes like development of breast also takes place. So this is the change which happens in the girls. Am I clear? Chalo, moving ahead. Next one, change in voice. Now again this change in voice takes place differently among girls and boys. Especially in boys में क्या होता है बेटा? Boys की जो voice होती है वो एकदम बड़ी deep सी हो जाती है suddenly.
पहले एकदम बच्चों की तरह बोल रहे होते हैं और थोड़ा 2-3 साल में ना ऐसा डीप सी वॉइस आती है, ऐसा डांट रहे हर बात पे, है ना, क्या कर रहा है, ऐसे वाला, है ना। देखो, इन एडोलेसेंट बॉयज द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, व्हाट इज वॉइस बॉक्स? बेटा वॉइस बॉक्स इज द ऑर्गन विच इज प्रेजेंट एट आवर नेक एंड इट इनेबल्स अस टू स्पीक। हम इसी की वजह से बोल पाते हैं, ठीक है। अब एडोलेसेंट बॉयज में क्या होता है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है उसका साइज एकदम से बढ़ने लग जाता है। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दैट? इट लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड हॉर्स। हॉर्स नहीं है, हॉर्स इसका मतलब होता है जो भारी वाली, डीप वाली आवाज, है ना। सो दैट्स वाई दे साउंड वेरी डीप, इतनी भारी उनकी आवाज हो जाती है, ठीक है। नाउ अब बेटा ये वॉइस बॉक्स है, उसका साइज इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होकर कहाँ जाएगा? नेक का साइज तो उतना ही है। सो व्हाट हैपेंस, इट बल्ज आउटवर्ड। इसी वजह से आपको नेक में ऐसा बल्ज दिखाई देता है एडोलेसेंट बॉयज के, और इस बल्ज को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एडम्स एप्पल। 100% वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये पक्का, ठीक है। नाउ व्हाट इज एडम्स एप्पल? यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट। Adam's apple is the bulge that is present in the neck of adolescent boys due to the increase in the size of voice box. समझ में आया? You should be able to define it. ठीक है? Now moving ahead. What about girls? बेटे the voice box of girls also grow. वो भी grow होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि boys में होता है. इसीलिए there is only slight change in the voice of adolescent girls. इसीलिए जो adolescent girls होती हैं उनकी voice में बहुत हल्का फुल्का change आता है. Understood? So this is a more prominent change in the boys comparison to the girls. Clear? चलो moving ahead. Next, appearance of hair in different parts of the body. बेटा जो appearance of hair है वो girls and boys में दोनों में armpit and pubic region में common है ना। girls and boys दोनों में ही armpit region में और pubic region. What is pubic region? Basically your genital parts, जिनको कि हम common language में private parts ही बोलते हैं, ठीक है। So दोनों में ही यहाँ इन दोनों region में hair growth होती है। Both boys and girls experience the growth of hair in different parts of the body such as the armpits and the pubic region. ठीक है। Now इसके अलावा among boys facial hair growth is also very common, है ना। boys में क्या होता है? During this period boys often develop facial hair which later grows into mustache and the beard. यही facial जो growth होती है बाद में mustache या beard में convert हो जाती है, ठीक है। Now इसके अलावा among some boys only चेस्ट हेयर एंड बैक हेयर ऑल्सो ग्रोज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, किन्हीं किन्हीं में होता है, करेक्ट। सो इट इज़ नॉट अ वेरी रिमार्केबल चेंज दैट हैपन्स इन एवरीवन, गॉट इट। चलो मूविंग अहेड, चेंजेस इन फेशियल स्किन और इमरजेंस ऑफ पिंपल। इमरजेंस ऑफ पिंपल, दिस इज द कंडीशन दैट एवरी एडोलेसेंट गो थ्रू। बेटा 100 में से कोई 1 या 2 बच्चे होंगे लकी वाले जो बच जाते हैं, अदरवाइज हर कोई इसको फेस करके ही आगे पास होता है ना। सो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, During the adolescent year, the small reddish pimple appear leading to the skin condition called acne. ये जो रेड वाले बम्प हैं, ये छोटे छोटे रेड वाले जिसके अंदर कभी कभी पस भी होता है, उसको पिंपल बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेंगे इसको एक्ने हो गया। Now what is acne? बेटा एक्ने इज द स्किन कंडीशन। ये पूरी जो स्किन कंडीशन है यहाँ पर, ये इसको एक्ने हो गया है। Now अब एक्ने में सिर्फ पिंपल नहीं होते, पिंपल इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ एक्ने। इसके अलावा इसमें ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो, while acne is the skin condition, pimple are just one of the sign of the acne. Clear? Now why it is happening? Adolescent year में ऐसा क्या हो रहा है आपकी स्किन में जिसकी वजह से इतने सारे पिंपल प्रोड्यूस हो रहे हैं? बेटा ड्यूरिंग द एडोलेसेंस ईयर योर ऑयल ग्लैंड्स आर हाईली एक्टिव। अब क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हैं तो ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, एंड ऑयल सिक्रेशन, इंक्रीज्ड ऑयल सिक्रेशन माइट क्लॉग द पोर्स ऑफ योर स्किन। जो स्किन में पोर्स होते हैं ना, ब्लॉक हो जाते हैं, और उसमें होगा क्या? ब्लॉक होंगे तो इन्फेक्शन, है ना। देर आर मोर चांसेस ऑफ स्किन इन्फेक्शन। देखो, एक्ने अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन ऑयल सिक्रेशंस फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड दैट कैन क्लॉग द स्किन पोर, लीड टू द इन्फेक्शन। जो वो ब्लॉक्ड पोर्स है वहीं से क्या शुरू होता है? इन्फेक्शन। Am I clear? अगर ये क्वेश्चन आता है why pimple appear during the adolescence, because of the increased activity of oil glands, ठीक है, because of increase in oil secretion you can write. Clear? Now अब ये तो बात पक्की हो गई कि जब तक ये एडोलेसेंस चल रहा है तब तक ये पिंपल जाने नहीं वाले, है ना, नहीं जाएंगे क्योंकि ऑयल सिक्रेशन तो रहेगा। Now what you can do? At least don't make it worse. Yes. So what you can do for that? बेटा फर्स्ट थिंग इज अवॉइड टचिंग एंड पॉपिंग। अब बोलोगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमारा फेवरेट काम है ना, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं हम, उसके बाद हम उसको पिंपल को पॉप आउट करते रहते हैं, इजंट इट? बेटा आप लोग ऐसे पॉप आउट करते हो पिंपल को जैसे लगता है कि आज ही सारी स्किन को क्लियर कर डालोगे, कल तो दोबारा पिंपल आएगा ही नहीं, बट दैट इज नॉट ट्रू।
whenever you are touching your hand to your face, your hand is having lots of germs, so you are inviting all those germs कि आओ भाई हमारे फेस में और पिंपल प्रोड्यूस करो, है ना। उसके अलावा जब आप पिंपल को पॉप आउट करते हो तो उसमें ऑलरेडी पस होता है विच इज हैविंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट विल स्प्रेड टू योर स्किन, और बेटा उसी जगह पर 4 days के बाद आपको 2 नए पिंपल मिलेंगे गिफ्ट में। सो डोंट पॉप इट आउट, ठीक है। नेक्स्ट वन, कीप योर फेस क्लीन। वाई दिस पिंपल्स आर हैपनिंग? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑयल सिक्रेशन। तो ऑयल को डिपॉजिट मत होने दो, फेस को क्लीन रखो, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेल्दी फूड हैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जितने भी हम जंक फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कभी भी देखना पिज्जा बर्गर खाओगे आज तो 2 दिन बाद ना ऐसे चमकते हुए 2 पिंपल मिलेंगे गिफ्ट में फेस पे। दैट हैपेंस। सो ऑलवेज फॉलो हेल्दी फूड हैबिट्स। क्लियर? द नेक्स्ट वन, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बेटा ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है? द वाटर रिमूव्स द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, सो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग दिस पिंपल्स। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, नाउ वट एवर चेंजेस वी हैव डिस्कस टिल नाउ, हाइट में चेंज है ना, बॉडी स्ट्रक्चर में, वॉइस में, दिस फेशियल हेयर्स एंड स्किन, बेटा दीज ऑल चेंजेस आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यस, क्या बोलते हैं इन सारे चेंजेस को? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। वाई सेकेंडरी? बेटा सेकेंडरी बिकॉज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट्स वाई, ठीक है। देखो, such characteristics changes during adolescence which are not directly involved in the process of reproduction are called secondary sexual characteristics, ठीक है। इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? चेंज इन वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल और चेस्ट हेयर अमंग बॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, दीज ऑल, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अब यहाँ कोई रोल नहीं है तो इसका यूज क्या है? बेटा these changes help us to differentiate between the male and female। अगर किसी में ऐसे चेंज हो रहे होंगे तो हम देख के बता लेंगे कि कोई गर्ल है कि कोई बॉय है। अंडरस्टूड? अदर देन दिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। अगर किसी भी एडोलेसेंट में ये सारे चेंज आपको दिखाई देंगे तो इसका मतलब ये एविडेंट है कि बॉडी प्रिपेयर हो रही है, किसके लिए? एडल्टहुड के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इससे ये भी पता पड़ता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। व्हाट इज प्यूबर्टी? अब प्यूबर्टी क्या है? लेट्स हैव अ लुक हियर। बेटा प्यूबर्टी इज द पार्ट ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का ही पार्ट है, मार्किंग फिजिकल चेंज इन द बॉडी ऑफ एडोलेसेंट लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। एडोलेसेंस में ही ये प्यूबर्टी होती है, उसी का पार्ट है जिससे कि फिजिकल चेंजेस आते हैं किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में और वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, ठीक है। अब एडोलेसेंस की डेफिनेशन में तो हमने ऐसा कुछ ही पढ़ा था, सेम ही तो थी डेफिनेशन ऑलमोस्ट। So what is the difference between puberty and adolescence? Let's have a look here. देखो बेटा ये हमने क्या देखे थे? Stages of growth in human life। अभी हमें फोकस करना है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, ठीक है। देखो हमने बताया एडोलेसेंस में आते ही बॉडी में कुछ ड्रास्टिक चेंज होने शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? What is the reason behind those changes? ऐसा कुछ तो अंदर हो रहा होगा ना बॉडी में। एक्चुअल में होता क्या है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड स्टेज गर्ल्स में ये 8 ईयर से स्टार्ट होता है, बॉयज़ में 9 ईयर से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। कब तक होता है? 8 to 13 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 9 to 14 ईयर इन बॉयज़। अब ये आपको एज याद नहीं रखनी क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट प्यूबर्टी समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सो व्हाट हैपेंस हियर, ड्यूरिंग द लेटर चाइल्डहुड स्टेज इनसाइड द बॉडी ऑफ द चाइल्ड देयर इज द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स विच टेक प्लेस। नाउ व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर सम केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से इन केमिकल्स का सिक्रेशन स्टार्ट होता है और वो जो केमिकल्स हैं यानी जो वो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे रीचेस टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। क्लियर? ना वहाँ से वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को फिजिकली चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? जितने भी फिजिकल चेंजेस हमने अभी पढ़े वो सारे के सारे चेंज उन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। सो हो क्या रहा है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में यहाँ से हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, ठीक है। सो वो हार्मोनल सिक्रेशन चेंज स्टार्ट हुआ और उसके वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आए। उन फिजिकल चेंजेस से आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो हुई, डेवलप हुई और बाद में अल्टीमेटली जाके यू विल बी सेक्सुअली मैच्योर्ड। दिस इज प्यूबर्टी। सो बेसिकली प्यूबर्टी इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। Am I clear? Understood? चलो अब पढ़ते हैं दोबारा से। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ो। Puberty is the part of adolescence, समझ में आ गया? Marking the physical changes in the body of an adolescent leading to sexual maturity.
बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं इसके वजह से, जिससे कि अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल होगा वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। सो प्यूबर्टी इज ड्रिवन बाय हार्मोनल सिक्रेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्यों स्टार्ट हुई प्यूबर्टी? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सिक्रेशन। ठीक है, अब हार्मोनल सिक्रेशन कहाँ स्टार्ट हुए बेटा? बॉडी के अंदर, सब कुछ अंदर हो रहा है, तो बेसिकली इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। अंदर क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है। सो प्यूबर्टी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द बॉडी अंडरगोस फिजिकल चेंजेस। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अंदर हुई, यानी केमिकल सिक्रेशन अंदर हुआ, उससे दिख क्या रहा है? फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, टू मैच्योर द बॉडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये फिजिकल चेंजेस जितने भी हो रहे हैं, अल्टीमेटली जाके जो इंडिविजुअल होगा, जो एडोलेसेंट होगा, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया प्यूबर्टी? नाउ व्हाट इज द मैच्योरेशन गोइंग ऑन? लाइक मैच्योरेशन ऑफ जेनिटल पार्ट्स, योर प्राइवेट पार्ट्स बेसिकली, है ना, उनका मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। प्यूबिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स। तो जितने भी चेंजेस लिखे हैं, इससे क्या पता पड़ रहा है? देयर आर सम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सच कैरेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड ऑल्सो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दोनों ही चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। Am I clear? अब बेटे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस वन, मैच्योरेशन ऑफ जेनिटल पार्ट। ये आप सीनियर क्लास में जाके पढ़ोगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट, द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा साइकिल वर्ड इसमें आ रहा है, इसका मतलब पता पड़ रहा है कि ये एक रिकरिंग इवेंट है, रिपीटेटिंग इवेंट है। ठीक है, क्या होता है इसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिकरिंग इवेंट in which there is discharge of blood generally after 28 to 30 days from the body of the female. फीमेल की बॉडी से हर 28 से 30 डेज के बाद ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये रिपीट होता है आफ्टर एवरी 20 to 30 डेज, ये दोबारा रिपीट होगा। अंडरस्टूड? अब जो ये 28 to 30 डेज लिखा हुआ है ना, ये फिक्स नहीं है, कई बार ये चेंज भी हो सकता है। Many healthy girls may have longer or shorter menstrual cycle ranging from 21 to 35 days. कई सारी हेल्दी गर्ल्स में ये रिपीट हो जाता है 21 डेज के बाद, और कई सारी हेल्दी गर्ल्स में रिपीट होता है आफ्टर 35 डेज ऑल्सो। सो इट कैन वेरी, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम में आएगा तो आप पहले डेफिनेशन में 28-30 डेज ही लिखोगे, ये आइडियल है। ठीक है, और देखते हैं। The menstrual cycle is an important natural process and it is one of the sign of good reproductive health. अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि वो जो गर्ल है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड साइन। आगे देखते हैं। नाउ बेटे जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी क्या पढ़ा कि इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड आफ्टर 28 to 30 डेज, है ना। अब जो ये डिस्चार्ज ऑफ ब्लड है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखो, the phase of menstrual cycle where the blood discharge occur from the body is referred as menstruation. इस पूरी साइकिल में जब वो ब्लड डिस्चार्ज स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड, है ना, बोलते हैं पीरियड स्टार्ट हो गए, दैट वन। सो इट इज ऑफन रिफर्ड एज पीरियड्स इन कॉमन लैंग्वेज। क्लियर? नाउ हाउ मेनी डेज इट लास्ट फॉर? जो ये ब्लड डिस्चार्ज चलता है वो कितने दिन तक चलता है? इट कैन वेरी फ्रॉम 3 to 7 डेज। ठीक है, 3 डेज तक भी चल सकता है और 7 डेज तक भी चल सकता है। इट हैपन्स। एनी प्रॉब्लम? नाउ द फर्स्ट menstrual period usually occur between the age of 10 to 15 ईयर। बेटा जो फर्स्ट menstruation होता है गर्ल में वो 10 to 15 ईयर के एज में कभी भी हो सकता है, एंड इट इज नोन एज मेनार्क। क्या बोलते हैं इसको? मेनार्क। बेटा जो मेनार्क वर्ड है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सो एग्जाम में नहीं आएगा, यू कैन स्किप दैट, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल, सो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, सो व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। जब फर्स्ट टाइम ब्लड डिस्चार्ज स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, एंड इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ईयर। वहां से स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ द गर्ल। ठीक है, इसके अलावा यूजुअली मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली बाय द एज ऑफ 45 to 55। ये मेंस्ट्रुएशन अपने आप बंद हो जाता है वुमेन्स में अराउंड द एज ऑफ 45 to 55, और उसको बोला जाता है मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। पॉज हो गया, मेनोपॉज। ठीक है, और उससे क्या पता पड़ता है? दिस मार्क द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द वुमेन्स लाइफ। इससे ये पता पड़ता है कि अब जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं है। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलो, नाउ मूविंग अहेड एंड नाउ ब्रेकिंग द मिथ्स अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। बेटा हमारी कंट्री में मेंस्ट्रुएशन को लेके कई सारे मिथ्स एंड टैबूज हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेंस्ट्रुएशन इज अ कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस. जैसे हमारी बॉडी से स्वेट रिमूव होता है, जैसे हम अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं, similarly during the menstruation time blood is being removed from the body along with some other dead cells, yes, which are required to be removed, isn't it? But here what happens, here there are many wrong beliefs about the menstruation that often leads to unnecessary fear, shame and even guilt among the girls. These beliefs have given rise to certain myths and taboos, and among such myths, taboos, physical isolation is one of the prominent thing that is happening in our country. बेटा हमारी कंट्री में अभी भी कई सारी ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर गर्ल्स को, वुमेन्स को, मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल या वुमेन को बिल्कुल अलग करके आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग से रखा जाता है उनको, है ना, विच इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल. ठीक है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है. ठीक है, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी हैव टू गिव द साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द मेंस्ट्रुएशन. देखो, by encouraging the scientific outlook towards the menstruation, we can help society appreciate the need of promoting good reproductive health of women and contribute positively towards the healthier lifestyle of the women. बेटा अगर हम यहाँ पर साइंटिफिक आउटलुक को देख के रखें तो जो भी मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल है वो ओपनली आके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं. There are many women, many girls who don't even tell about their problem even to their parents. Why? Because of this shame and guilt, whatever is being imposed on them. So we have to remove that and we have to get the scientific approach for this menstruation. Understood? Chalo. Now moving ahead. Now coming to emotional and behavioral change in the adolescence. बेटा अभी तक हमने जितने भी चेंजेस पढ़े वो क्या थे? फिजिकल चेंजेस थे, है ना. वी हैव कवर्ड ऑल द फिजिकल चेंजेस दैट आर पॉसिबल इन द एडोलेसेंस एज, एंड नाउ वी आर ड्वेलिंग इनटू द इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. आपने देखा होगा आजकल आपको बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है ना. देयर आर लॉट्स ऑफ मूड स्विंग्स व्हिच आर हैपनिंग. व्हाट आर दीज? दीज आर इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दीज. द फर्स्ट ऑफ द चेंज दैट इज वेरी मच प्रोमिनेंट इज मूड स्विंग. एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से बिल्कुल शांत हो जाओगे, एकदम से हैप्पी भी हो जाओगे, है ना. सो सच मूड स्विंग्स क्वाइट टेक प्लेस. नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट आर द प्रोबेबल इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर? बेटा जब ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं ना तो आप लोग ज्यादा किस में एंगेज हो जाते हो? टुवर्ड्स द एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स, है ना, विच इज क्वाइट गुड ऑल्सो. नाउ वे फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर क्या जो भी आपका इमोशनल चेंज है उससे क्या बिहेवियर में चेंज आएगा, एंड व्हाट यू कैन डू फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यू हैव टू मेंशन, है ना. तो पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर मूड स्विंग हो रहा है तो? यू कैन डू सेल्फ एक्सप्लोरेशन. यू कैन चेक आउट दैट व्हाट डू यू लाइक, what do you like to do, है ना. तो सेल्फ एक्सप्लोर करो. इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट मे लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. ऐसे कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो जहां पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो, देन यू विल फील गुड. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इमोशनल चेंज इज स्ट्रॉन्ग इमोशंस. बेटा आजकल आप बिल्कुल वो छुई मुई होते हैं ना, टच मी नॉट प्लांट, वैसे हो जाते हो. कुछ भी हल्का सा बोलते हो तो एकदम से यू गेट टू इमोशनल. हो सकता है आपको एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए. बहुत स्ट्रॉन्ग आपके इमोशंस हो जाते हैं इस टाइम पे. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इन द बिहेवियर? ड्यू टू दिस देयर इज इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी. बहुत सेंसिटिव वाला पीरियड चल रहा होता है ना. ज्यादा जोर से कोई बोल नहीं सकता, अरे इसको ज्यादा मत बोलो गुस्सा आ जाएगा, ऐसे डरता है हर कोई आपके आसपास, है ना. सो इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी हो जाती है आप में. नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग दैट यू कैन डू फॉर दिस? बेटा बी कंपैशनेट. पहले तो काम डाउन एंड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स. ठीक है. एंड इन्वॉल्व इन सच सोशल वर्क्स विच मेक यू फील गुड. ऐसे को सोशल वर्क में अपना इन्वॉल्वमेंट रखो जिससे कि आपको खुद थोड़ा अच्छा फील हो. क्लियर. और देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इमोशनल चेंजेस, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस. बेटा आजकल आप अपने लुक्स को लेके स्पेशली बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो. देयर माइट बी सम स्टूडेंट इन द क्लास हु इज टॉलेस्ट, है ना. अब वो टॉलेस्ट वाला भी कॉन्शियस हो रहा होता है कि एकदम से इसकी हाइट इतना बढ़ जाती है, वो ऐसे झुक के चलते हैं. सेल्फ कॉन्शियसनेस. देयर आर सम किड्स हु आर स्टिल स्मॉल. अभी उनका आएगा ना स्टेज, सबकी अलग अलग स्टेज आती है. यस. तो वो भी कॉन्शियस फील करते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द इमोशनल चेंज विच यू आर फेसिंग राइट नाउ. नाउ व्हाट यू कैन डू हियर? नहीं, पहले तो बिहेवियर देखते हैं. नाउ व्हाट इज द बिहेवियरल चेंज? बेटा स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन ग्रूमिंग योरसेल्फ, है ना. शीशे के सामने खड़े होके खुद को निहारते रहना, अभी क्या चेंज हो गया, ये क्यों हो गया, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो यू स्पेंड मोर टाइम इन ग्रूमिंग. नाउ व्हाट यू कैन डू फॉर पॉजिटिव बिहेवियर? बेटा इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एनी सच एक्टिविटी वेयर यू कैन अचीव समथिंग, है ना. तो उससे क्या होगा, अगर आप कुछ अचीव कर लोगे
तो फिर आपके लुक्स मैटर नहीं करेंगे, फिर योर अचीवमेंट विल मैटर, यू विल शाइन दैट वे। गॉट इट? देखो, engage yourself in activities to show that you are talented। अपना टैलेंट आप किसी एक्टिविटी के थ्रू दिखाओ। Am I clear? चलो नेक्स्ट वन, ग्रेटर इंडिपेंडेंस। ये एक इमोशनल चेंज है आप में। आप सोचते हो कि अब मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे को ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो दो, मुझे जो मत बताओ, है ना, आई विल डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। यस, ये वाली फीलिंग आ गई है। नाउ बिहेवियर में क्या चेंज होता है? नाउ यू हैव स्टार्टेड चैलेंजिंग एंड निगोशिएटिंग विद योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, है ना। अब आप कोई भी चीज़ को एकदम से ऐसे हाँ ओके नहीं बोलते हो, उसमें आप आर्ग्यूमेंट करते हो ना, वाई आई हैव टू डू दिस राइट नाउ, अभी क्यों जरूरी है ये, है ना। हर चीज़ में आपका आर्ग्यूमेंट होता है। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट दैट सेल्फ इंडिपेंडेंस। Am I clear? Now what is the positive thing you can do? बेटा, positive thing is you have to show that you are responsible. Take small responsibilities at school, at home, so that your elders around you, they can see that okay you are being responsible। अब जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबल हो गए तो धीरे धीरे आपको ये इंडिपेंडेंस भी मिलनी स्टार्ट होगी, है ना। अब अगर बेटा आप कैजुअल बिहेवियर रखोगे, हमेशा गुस्सा ही करते रहोगे, तो आपको फिर इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली। आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना पड़ेगा, तब आपको ये वाला प्रिविलेज मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम ऑफ द इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। ये आपका एनसीईआरटी में टेबल है, आपको फिल करना है, ये मैंने आपको खुद बताया। इसके अलावा आपको जो आप फील कर रहे हो कुछ इमोशनल चेंज, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। अंडरस्टूड? चलो, नाउ मूविंग अहेड, नाउ मेकिंग द एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। बेटा, नो डाउट ड्यूरिंग दिस चेंज लॉट्स ऑफ ड्रास्टिक थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, है ना। लॉट्स ऑफ टर्बुलेंस इज गोइंग ऑन, बहुत कंफ्यूजन है ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम बड़े हैं कि छोटे हैं। बट स्टिल with some small decisions and positive decisions you can make this whole adolescence time a joyful experience। ठीक है, अब वो कैसे? Let's have a look। Adolescence is often marked by strong emotions and childhood। Understanding that how our emotions influence our behavior and actions can help us make better choice and respond to the situation thoughtfully। जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप शाउट कर दोगे, तो इज इट गोइंग टू चेंज और इज इट गोइंग टू हेल्प यू? दैट यू हैव टू डिसाइड, है ना। सो वट एवर योर इमोशंस आर, बेटा उसमें कैसे आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है बिहेवियर और आपके एक्शन से क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप आई थिंक जो भी सिचुएशन है उसको थॉटफुली सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट? आगे देखो, गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजंस and small actions can have a powerful positive impact on the overall well-being of an adolescent। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर ये जो thoughtful decision तो हमने समझ लिया, डिस्कस कर लिया, है ना, स्मॉल एक्शंस भी कर लिया। now what are the good habits? we have to talk about these good habits from here onwards। ठीक है, so let's talk about the first one, that is meeting the nutritional need। बेटा right now your body is growing rapidly, है ना, we have already discussed them। now to cope up with this rapid change you must take the nutritious and the balanced diet। ठीक है, a nutritious and balanced diet is very important for adolescent because their body undergoes rapid growth and development। ठीक है, अब ये बैलेंस डाइट, ये न्यूट्रिशियस डाइट आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए क्या चाहिए? यू मस्ट नो योर न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा जो एडोलेसेंस एज में ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, हैव अ लुक हियर, दिस इज द टेबल ऑफ योर एनसीईआरटी। यहाँ पर कुछ फूड सोर्स दिए हुए हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम दीज फूड सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, यू विल बी एबल टू नो योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखो फर्स्ट वन, मिल्क, मिलेट, कर्ड, चीज एंड पनीर। अगर यहाँ पर हम मिलेट को हटा दें अभी के लिए, तो मिल्क, कर्ड, चीज एंड पनीर ऑल आर द डेरिवेटिव फ्रॉम द मिल्क इटसेल्फ, है ना, मिल्क के ही प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब मिल्क से क्या मिलता है? मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना, कैल्शियम यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? बेटा पनीर है तो प्रोटीन मिल सकता है, फैट आपको चीज से मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा all the milk products are very good source of vitamin B12। yes, one of the very essential nutrient for your growth। अब अभी आपने विटामिन बी के जो है कैटेगराइजेशन नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे B1, B2, B6, B12 ऐसे होता है, आपने नहीं पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर विटामिन बी ही लिखेंगे, बट B12 इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। ठीक है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ मिलेट है बेटा, मिलेट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, बहुत अच्छा क्वांटिटी ऑफ आयरन होता है इसमें। इसके अलावा रफेज, डाइटरी फाइबर इज देयर, कार्बोहाइड्रेट इज देयर, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो कैल्शियम, प्रोटीन, फैट इज ऑलरेडी रिटन। नाउ विटामिन बी, बिकॉज मिल्क, ऑल द प्रोडक्ट्स आर देयर।
आयरन बिकॉज मिलेट इज देयर, एंड डाइटरी फाइबर अगेन फ्रॉम द मिलेट। ठीक है, अब इससे क्या क्या होगा, पहले से कुछ लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लो। टू हेल्प द ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, अब बोन ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है ना। नाउ व्हाट अबाउट प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन अगर है तो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग होगी, फैट है तो आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। इसके अलावा विटामिन बी है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन B12, बेटा विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ब्लड फॉर्मेशन, यस ब्लड फॉर्मेशन, प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग, प्रॉपर ब्रेन वर्किंग, इन सभी चीज़ों के लिए ये विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आयरन है तो एनीमिया से प्रिवेंशन हो सकता है, डाइटरी फाइबर कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं। तो यहाँ इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं, आप कुछ भी यहाँ पे उनका फंक्शन लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने दो आपके लिए लिखे हुए हैं, मसल बिल्डिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम प्रिवेंट एनीमिया, इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाले में तो कॉलम ही खाली है, यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन लिखा है। हियर देयर इज टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ गेन स्ट्रेंथ, बेटा प्रॉपर ग्रोथ है और गेन स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन लिखा है। प्रोटीन ऑफकोर्स प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, बट सिर्फ प्रोटीन से नहीं होगा, है ना। ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंप्रूव द लेवल ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी है तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तो चाहिए ही। उसके अलावा अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात हो तो विटामिन बी भी चाहिए, यस विटामिन आर रिक्वायर्ड, है ना। और गेन स्ट्रेंथ के लिए आपके पास फिर बोन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, यस। तो क्या क्या आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट्स में, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज फॉर एनर्जी, एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड विटामिन बी फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, अब इसके फूड सोर्स ढूंढो, कौन कौन से हो सकते हैं। बेटा प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए आप ज़्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो मीट से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, एग अगेन प्रोटीन एंड फैट, मिल्क से आपको कैल्शियम मिल सकता है, बटर एंड ब्रेड, बटर इज फॉर फैट एंड ब्रेड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, है ना। और मिल्क में आपका विटामिन B12 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द फूड सोर्सेज, अंडरस्टूड। चलो मूविंग नेक्स्ट, स्पिनच वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, है ना। सो यहाँ पे आयरन लिखा भी हुआ है, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ऑलरेडी फंक्शन भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। किडनी बीन्स क्या होते हैं, राजमा के दाने, बेसिकली इट्स कम्स अंडर द पल्सेस कैटेगरी, और सारी की सारी पल्सेस आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो पल्स किडनी बीन है तो प्रोटीन ही मिल जाएगा। ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स एंड फिग, रेजिन्स क्या होते हैं, किशमिश, फिग्स आर द अंजीर, है ना, ड्राई फ्रूट में काउंट होते हैं और दोनों बहुत मीठे होते हैं। नाउ बिकॉज दे आर स्वीट इट मीन्स दे आर हैविंग ग्लूकोज, सो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, and they are having good amount of roughage also, so you can mention all these here। देखो vitamins, fibers, proteins and carbohydrates, got it। फाइबर मैंने बता दिया, प्रोटीन किडनी बीन से मिल गया, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि यहाँ पर स्वीटनेस है। ठीक है, और अगर ड्राई फ्रूट है तो उसमें विटामिन भी होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस, ब्लड का पहले से लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द आयरन। नाउ व्हाट एल्स यू कैन राइट, बेटा प्रोटीन्स हैं तो मसल बिल्डिंग प्रॉपर हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी मिल जाएगी, है ना, विटामिन है तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, देखो gives energy, healthy muscles, prevents constipation. Why prevents constipation? Because there is fibers also. Understood? So this way you can decide now your food, what you have to eat depending on what nutrients you need. ठीक है, चलो now moving ahead. Here know your scientist. Beta Dorothy Hawkins was the brilliant scientist who studied about the structure of vitamin B12. मैंने बताया था ना vitamin B12, it is important for you. In 1964, she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry. Now, did you know that vitamin B12 is required for the proper functioning of the human body? हमारी ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 regulates your nerve functioning, your brain functioning, and also help in the formation of red blood cells, RBCs. ठीक है, देखो like most of the vitamins it cannot be made in the human body. ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही विटामिन है जो खुद से सिंथेसाइज हो सकता है, कौन सा है? इफ यू नो द आंसर टाइम स्टैम्प के साथ अभी कमेंट करके बताओ, ये तो पता होना चाहिए, है ना, 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। चलो अभी बताऊंगी नहीं मैं इसको। So it can be made in the human body, it cannot be made in the human body, so we have to obtain it from our food, from our diet, है ना। Now discuss the sources of vitamin B12 with your teacher. This I have already discussed with you. All the milk products are good sources of vitamin B12. ठीक है, चलो moving ahead now, science and society.
Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood-related health problems because of the deficiency of iron or vitamin B12 in their body. Now, why especially girls, beta? Because girls are losing every month the considerable amount of blood due to menstruation. है ना, हर महीने को कितना सारा ब्लड लॉस हो जाता है. That's why they are more prone for such deficiency. किस चीज की deficiency? आयरन या फिर विटामिन B12 की. ठीक है. Now, find out about such health problems. अब बेटा अगर आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो गई तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम होगी? एनीमिया हो जाएगा, है ना. गर्ल माइट सफर फ्रॉम एनीमिया. हाउ वी कैन मैनेज आयरन डेफिशिएंसी? हाउ वी कैन मैनेज? यू हैव टू टेक द आयरन रिच फूड, है ना. आपको ऐसा वाला फूड आपके डाइट में लेना पड़ेगा जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, मिलेट्स, अभी हमने डिस्कस किया था. ठीक है. उसके अलावा यू कैन कंसल्ट डॉक्टर ऑल्सो. डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू सम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स. ठीक है. नाउ फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसीज. बेटा गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ स्कीम चला रही है स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पर गर्ल्स को ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है. ठीक है. देखो, फर्स्ट वन इज एनीमिया मुक्त भारत. एनीमिया मुक्त भारत वीकली IFA सप्लीमेंट. व्हाट इज IFA? आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स. ठीक है. पोषण अभियान एंड इसके अलावा नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव. बेटा अगर आपकी टीचर ने ये क्वेश्चन करवाया है देन इन दैट केस यू कैन रिमेंबर एनी टू ऑफ देम, इट विल बी सफिशिएंट. ठीक है. चलो, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन. बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडोलेसेंट टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन. नाउ व्हाई वी आर सेइंग सो? बिकॉज इस स्टेज में आपके जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना वो सुपर एक्टिव मोड में चल रहे होते हैं. देखो, ऑयल ग्लैंड से ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट का सिक्रेशन ज़्यादा होता है. इसके अलावा यू आर हैविंग हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ऐसे में होता क्या बेटा, जो स्वेट के साथ सॉल्ट रिलीज होता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है आपके डिफरेंट बॉडी फोल्ड्स में, स्पेशली आर्मपिट्स में और प्यूबिक रीजन में. तो अगर ऐसे में आपने क्लीन नहीं किया खुद को तो क्या होगा? इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. देखो, मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन. अगर आप खुद को क्लीन रखोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे. अंडरस्टूड. चलो, नाउ कमिंग फॉर गर्ल्स. गर्ल्स मस्ट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. बेटा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे गर्ल्स की जो ये हाइजीनिक कंडीशन है वो ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है फॉर देयर ओन कंफर्ट एंड हेल्थ. एंड हाउ कैन दे डू दैट? बेटा बाय यूजिंग द सैनिटरी पैड्स एंड रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स डिजाइन फॉर दिस पर्पज. आजकल इस तरह के सैनिटरी पैड्स आते हैं, इसके अलावा रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स भी आते हैं विच विल हेल्प गर्ल्स टू मेंटेन दिस प्रॉपर हाइजीन. Understood? Now, beta, girls are not only responsible for their own hygiene. Girls should be responsible for the cleanliness of their environment also. And why we are saying so? Because it is very important for them to dispose of the used sanitary pads properly. ठीक है. And how can they do that? To ensure the community health and environmental cleanliness, dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in the newspaper and throw them inside the dustbin. ठीक है. उसको जो यूज्ड आपका सैनिटरी पैड है उसको प्रॉपरली पेपर में रैप करके डस्टबिन के अंदर डालो. द नेक्स्ट वन इज स्विच टू द बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स दैट आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. बेटा ये वाले जो सैनिटरी पैड्स हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. दे विल स्टे इन आवर इन्वायरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसीलिए आजकल कैसे आ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स भी आ रहे हैं. तो यू कैन स्विच टू दैम. ठीक है. उसके अलावा एक और यहाँ मेंशन नहीं है बेटा, डोंट फ्लश ऑफ द यूज्ड सैनिटरी पैड. कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, छोटी बच्चियां जो उसको फ्लश ऑफ करने का ट्राई करती हैं. उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाएगा, जो टॉयलेट होगा वही ब्लॉक हो जाएगा, है ना. देन इट विल लीड टू द अनहाइजीनिक कंडीशन. अंडरस्टूड. और बेटा इसके बेसिस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, सो प्लीज फोकस है. चलो, मूविंग अहेड. नाउ ओवरकमिंग द स्टिग्मा ऑफ मेंस्ट्रुएशन. इसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पहले. नाउ लेट्स डिस्कस मोर. Collectively, we should move forward and reduce any stigma around the menstruation. Sanitary pads for helping the menstrual hygiene. बेटा menstruation और sanitary pad को लेके जो taboo और stigma बना हुआ है ना, the shame that we inbuilt in the girls, we have to remove that so that they can ask for the help whenever it is required. ठीक है. देखो, as a society we should always make effort to ensure the availability of necessary facilities in the school and public places to promote the menstrual hygiene. What are the necessary facilities? Especially the sanitary pads we are talking about. They should be available in the school and public toilets also. Understood? देखो, the government also attempts to provide these products free of charge and at low price to improve the menstrual hygiene of the girls and women. बेटा गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी स्कीम चलाई हैं जहाँ पे गर्ल्स को
फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर लो प्राइस में ये सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट है आपका एनसीईआरटी का। सम ऑफ द स्कीम देखो, द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, दैट इज MHS। सिंपल है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। यहाँ पे क्या कराया जाता है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज और एट द रिड्यूस्ड प्राइस टू द एडोलेसेंट गर्ल्स इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में है। ठीक है, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, अगेन यहाँ पे क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हेल्थ एंड हाइजीन, उसके बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर इट इनकरेजेस अ पीयर एजुकेशन। जो बड़ी वाली गर्ल्स होती हैं वो छोटे जो गर्ल्स होती हैं उनको एजुकेट करती हैं इसमें। इसके अलावा सैनिटरी पैड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगेन biodegradable sanitary pads, biodegradable sanitary pads are provided at affordable price through जन औषधि केंद्र। बेटा जो जन औषधि केंद्र होते हैं जहाँ पे मेडिसिन थोड़ा लो रेट में मिलती है, वहाँ पर आपको बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज 3 आर द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा स्टेट लेवल में भी कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, स्पेशली कौन सा वाला देखो, सुची स्कीम इन कर्नाटका एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम इन द स्टेट लाइक तमिलनाडु, जहां पर ये जो प्रोग्राम है वहां पर सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। अंडरस्टूड? चलो, now moving ahead, next one we are going for is the physical exercise और physical activities। बेटा physical activities के importance को आपको already पता है ना? क्या होता है physically active रहने से? आपकी body में proper growth and development होगा, है ना? आपके muscles और bones strong होंगे, आपकी immunity develop होगी, है ना? और अगर आपकी muscles और body अच्छे से strong होंगे तो आप obesity से बच जाओगे, है ना? अगर ओबेसिटी से बच जाओगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस, है ना? उसके अलावा आप रिलैक्स रहोगे, गुड फील हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। देखो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज हेल्प एडोलेसेंट इन द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथनिंग द मसल्स एंड बोन्स, इंप्रूव द इम्यूनिटी। आपकी मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांग होती हैं। इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट, तो बेसिकली ओबेसिटी से आप बच सकते हो। रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मूड स्विंग्स बाय रिलीजिंग द फील गुड हार्मोन। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा, उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को या एंजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी तो क्या होगा, इट विल इंप्रूव द कंसंट्रेशन एंड हेल्प अस टू फोकस, है ना? इससे आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। नाउ बीइंग रेगुलरली एक्टिव इन स्पोर्ट्स एंड गेनिंग सम अचीवमेंट्स विल हेल्प इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। अगर आप एक्टिव रहोगे स्पोर्ट्स में, अगर अच्छे से खेलोगे तो मे बी यू विल अचीव, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और देखो, इट कीप्स यू एंगेज्ड इन पॉजिटिव एक्टिविटीज एंड रिड्यूसेस द चांस टू बी एंगेज्ड इन हार्मफुल हैबिट्स। बेटा अगर आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो बहुत कम चांस है कि आप डेविएट होगे हार्मफुल हैबिट्स की तरफ। ठीक है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड सोशल लाइफ। बेटा जितनी इंपॉर्टेंट आपकी बैलेंस डाइट है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी बैलेंस सोशल लाइफ भी है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द एडोलेसेंट स्टेज लाइफ इज मार्क्ड विद क्यूरियोसिटी एंड इमोशंस। इस टाइम पे यू आर टू मच क्यूरियस टू नो मोर अबाउट योर फ्रेंड्स, है ना? इस टाइम पे आपका फ्रेंड सर्कल ज्यादा एक्टिव रहता है रादर देन योर फैमिली। उसके अलावा इमोशंस आर ऑल्सो देयर, यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर विच इज वेरी मच नॉर्मल, बट with this you have to be responsible also। देखो, we must be thoughtful and responsible while interacting with the others, whether in person or through the social media। बेटा आजकल तो इंटरेक्शन ज़्यादा किससे होता है, सोशल मीडिया से ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी गैजेट्स, वी आर हैविंग लैपटॉप, मोबाइल, है ना, टैबलेट, तो और इसके अलावा इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं, इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक है। तो इसके वजह से होता क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर obtaining information, making connection, interacting and sharing the information with each other। Beta, no doubt that you can interact with these social medias, but you have to be very much careful because जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो अपना इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो you are giving your information, है ना, that is very much vulnerable। कोई भी उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है if you will not be careful। So what you have to do, you have to use these platform responsibly for the collective well-being of everyone। Now why it is written collective well-being of everyone, we will discuss it further। ठीक है, now seek the guidance from elders and teachers
एंड दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू यूज दिस प्लेटफॉर्म्स। अब बेटा टीचर से हेल्प लेने तो कोई नहीं आता इंस्टाग्राम चलाने के लिए, है ना, बट डू टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स एंड प्लीज इफ यू आर हैविंग सच अकाउंट्स कीप देम प्राइवेट, ठीक है। अपने आसपास कोई एल्डर है उनसे पक्का हेल्प लेना है। नाउ मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइबर बुलिंग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। देखो व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। क्या है यहाँ पर? सारी डिजिटल डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, या सच एज फोन, कंप्यूटर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, to harass others by sending misleading messages, spreading false rumor or sharing the personal information without the consent। जब भी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, उनके बारे में किसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करा जाता है, उसी को साइबर बुलिंग कहा जाता है, ठीक है। देखो however if someone tries to bully you इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू फील स्केर्ड एंड हेल्पलेस। बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बारे में कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है या आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक हो रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिपोर्ट इट, ठीक है। और कैसे करना है? देखो यू कैन आस्क द हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। एडिशनली यू शुड बी कॉशियस व्हाइल अपलोडिंग योर पिक्चर्स। अपनी पिक्चर को अपलोड करने से पहले यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल दैट whom you are uploading for and is it a private account or not, ठीक है। अदरवाइज pictures can be misused nowadays, understood? Moving ahead, next यहाँ पे एक बेटा स्क्रीन शॉट ऑफ योर एनसीईआरटी टेबल। क्या करना है यहाँ पर? डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यूज करते वक्त क्या डूज एंड डोंट्स को आपको दिमाग में रखना है, उसके लिए एक पोस्टर बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ पहले से दिए हुए हैं, बाकी आपको फिल करने हैं, सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट वन, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। बेटा दूसरे के लिए डोंट गिव द हार्श कमेंट, बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स, है ना, ये डूज में आ जाएगा। डोंट्स में क्या है? डू नॉट शेयर पर्सनल फोटो विद स्ट्रेंजर्स एंड वर्चुअल फ्रेंड्स। अपनी फोटो किसी भी स्ट्रेंजर को या फिर वर्चुअल फ्रेंड को मत शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, थिंक बिफोर पोस्टिंग। कोई भी चीज अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो प्लीज सोचो पहले कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। डोंट्स में क्या आ सकता है? इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? डोंट स्प्रेड फॉल्स र्यूमर। किसी के बारे में भी फॉल्स र्यूमर को मत स्प्रेड करो, है ना। दैट्स व्हाई थिंक बिफोर पोस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, है ना। अपनी प्राइवेसी और दूसरों की प्राइवेसी दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए चलो। हियर नेवर शेयर योर पासवर्ड, अकाउंट डिटेल विद एनीवन। बेटा कई सारे ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं जहां पर जो क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं, जिनको ये पासवर्ड और ये सब पता रहता है ना, वहीं से बुलिंग स्टार्ट होती है। दे लीक द इंफॉर्मेशन, सो नेवर ट्रस्ट फॉर द पासवर्ड एंड अकाउंट डिटेल टू एनीवन, इवन विद योर क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? और भी कुछ हो सकते हैं क्या? यस बेटा, डूज में हम और क्या कर सकते हैं? इफ बुलीड सेव द एविडेंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुली हो रहे हो ऑनलाइन, तो उसका एविडेंस संभाल के रखो, मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और यू कैन फॉरवर्ड इट टू एनीवन दैट कि भाई ये यहाँ पे ऐसा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज आजकल तो पोस्ट डिलीट भी हो जाते हैं, है ना। सो सेव योर एविडेंस। इसके अलावा लिमिट स्क्रीन टाइम, मेन थिंग, अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डोंट्स में क्या आएगा? अवॉइड क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स। बेटा कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स या फिर किसी भी ग्रुप में ऐसे लिंक आने शुरू हो जाते हैं, है ना। क्लिक ऑन दिस लिंक, यू विल गिव प्राइज, है ना, यू विल गेट अ सरप्राइज। डोंट डू दैट, डोंट क्लिक ऑन द अननोन लिंक्स, ठीक है। इसके अलावा डोंट सेंड हर्टफुल मैसेज। किसी के बारे में भी बेटा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में बैड वर्ड्स मत स्प्रेड करो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स यू शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। Am I clear? चलो, now moving ahead and now we are going for avoiding harmful substances, learn to say no, power of saying no we have to learn here, ठीक है। अब पहली बात तो कौन से हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा यहाँ पर हम उन हार्मफुल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए मेंटली और फिजिकली हार्मफुल तो हैं ही, उसके अलावा दे मेक अस एडिक्टिव, उनकी लत लग जाती है, ठीक है। देखो there are substances which are not just harmful to physical and mental health but are also addictive। कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं? एग्जाम्पल हैं टबैको, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, एल्कोहल एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स, जैसे कि हीरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, ये सब आते हैं, है ना। अब पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? बेटा जो ये लाइफ थ्रेटनिंग सब्सटेंस हैं, जो ये सारे के सारे एडिक्टिव सब्सटेंस हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने वाला आपका कोई अपना क्लोज होता है, स्पेशली अमंग द पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल में से कोई होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर में से इतनी जल्दी कोई आपको इंट्रोड्यूस करेगा नहीं, और अगर कोई अननोन आपको इंट्रोड्यूस करेगा तो आप लोगे नहीं, है ना। बट यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में जब ये इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे फ्रेंड्स फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं
पीयर प्रेशर बोलते हैं उसको, है ना। आपको अलग अलग तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा, बोलेंगे अरे एक बार ले लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, अरे कितना डरपोक है, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। माइट बी दे विल ट्राई टू सेग्रीगेट यू फ्रॉम द ग्रुप, आपको ग्रुप से हटा देंगे अगर आप नहीं लोगे तो। सच काइंड ऑफ पीयर प्रेशर आर बिल्ट to take these harmful substances. ठीक है, have a look here. Some people, including your peers, may tempt, persuade, force, or create pressure on you to consume harmful substances. And there comes the power of saying no. बेटा वहां पर आपको दिखानी है अपनी power of saying no. बोलो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि क्या हो जाएगा एक बार लेगे तो, है ना, कितना डरपोक है, तो बोलो यस मैं डरपोक हूं, है ना, आई एम स्केर्ड, आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग कैंसर। अल्टीमेटली ये सब चीजें क्या होने वाला है, योर लाइफ विल बी रून्ड, यू विल गेट हार्मफुल डिजीजेस, सो यस यू आर स्केर्ड, इसमें कौन सी शर्म की बात है ना। क्यों ऐसा बोलना है बेटा, बिकॉज वंस यू टेक दीज सब्सटेंसेज देन you feel the urge to take it more and more and more, and then comes the addiction. ठीक है, देखो once people start consuming these addictive substances, they develop a strong urge to take them again and again, and over the period of time they start using them regularly, and this is called substance abuse. One of the important definition पक्का एग्जाम में दिखेगी आपको ये. What do you mean by substance abuse? The repetitive use, the regular use of harmful substances, the addictive substances, because of the strong urge the person is having. This is called substance abuse. Understood? That's why power of saying no. और पता है ये जो no बोलना है ना, वो सबसे easy होता है first time पे. Because first time पे जब आप no बोलते हो, then you have to fight only that peer pressure. उस टाइम पे सिर्फ peer pressure से आपको लड़ना है. सेकेंड टाइम पे नो बोलने जाओगे ना, तो उस टाइम पे पीयर प्रेशर के साथ जो वो अर्ज हो रही है आपकी खुद की बॉडी के अंदर, उससे भी आपको फाइट करना पड़ेगा. तो जितना देर में नो बोलोगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है नो बोलना. द इजिएस्ट नो इज द फर्स्ट वन, रिमेंबर दैट. ठीक है, चलो नाउ लेट्स से बेटा अगर ये एडिक्शन हो गया तो एडिक्शन होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम होगी बताओ. लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, है ना. Using these substances can cause serious health problems such as breathing difficulties, memory loss, damage to the lungs depending on the substance used. जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. अब इस पिक्चर को देखे कई सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ऐसा पहली बार में थोड़ी हो जाएगा, एक बार यूज करने से थोड़ी ऐसे कंडीशन हो जाएगी, है ना. बट ऑलवेज रिमेंबर, someone who is addicted today might have started with just one time. इस एडिक्टेड पर्सन ने भी सिर्फ एक बार ये बोल के ही स्टार्ट किया होगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार होता नहीं है बेटा, फिर वो बार बार होता है ना. इसीलिए ऑलवेज से नो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इसीलिए हमेशा पहली बार में ही नो बोलो. अंडरस्टूड. चलो नाउ मूविंग अहेड. अब बेटा मान लो किसी को एडिक्शन हो गया, देन व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दैट एडिक्शन. अगर कभी ऐसा रियलाइज होता है किसी को कि एडिक्शन हो चुका है एंड नाउ द पर्सन वांट्स टू ओवरकम, देन व्हाट कैन बी डन. फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टॉक टू द ट्रस्टेड पीपल सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स. बेटा डोंट हेजिटेट इन टेकिंग द हेल्प, ऑलवेज आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रॉम द टीचर्स. क्योंकि देखो आगे जाके अगर ये एडिक्टिव सब्सटेंस लेते रहोगे तो कभी ना कभी तो पता पड़ना ही है, उस टाइम में पूरी सोसाइटी को पता पड़ेगा. अभी जब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको एडिक्शन से बाहर आना है, डोंट हेजिटेट इन टेकिंग हेल्प, बिकॉज इससे होगा क्या, जितना जल्दी आप हेल्प मांगोगे उतनी जल्दी आप एडिक्शन से बाहर आ सकते हो. ठीक है, हियर काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन. ठीक है, इसके अलावा बेटा गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम भी हैं. नशा मुक्त भारत अभियान, government initiative. Here the Nasha Mukt Bharat Abhiyan was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, that Government of India. कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? Ministry of Social Justice and Empowerment. क्या करते हैं इसमें the people spread awareness about these abusive substances. ठीक है, देखो यहाँ पर here it intends to reach out to the masses and spread awareness of the issue avoiding substance abuse through active participation of youth, women and the community. ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल फोकस कहाँ पर है? To prevent the substance abuse among the early age children. छोटे बच्चों में ये substance abuse को रोकने में ज़्यादा फोकस किया जाता है. ठीक है, और इसी के अंडर में देखो यहाँ पर there is a national de-addiction helpline that is 14446. ये है जहां पर अगर किसी को एडिक्शन से बाहर आना है तो दे कैन डायल दिस नंबर, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस नंबर बेसिकली. अंडरस्टूड. चलो मूविंग अहेड. नाउ हियर रिमेंबर, योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड.
बेटा nobody else is responsible for your future because this time you are the one who are making decision for yourself. Understood? So choose wisely. Am I clear? चलो, with this we are done with this chapter, but we will not conclude here. एक बार लास्ट में फटाफट से हम क्या करेंगे, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. ठीक है, क्या पढ़ा हमने बेटा? एडोलेसेंस क्या था? अ ब्रॉडर स्टेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंज. बेटा एडोलेसेंस में सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं आते, इसमें सारे के सारे दूसरे चेंज भी आते हैं, सारे पढ़ लिए अभी, है ना. प्यूबर्टी में क्या होता है? It is a specific biological process during the adolescence when body become capable of reproduction. So यहाँ पर बेसिकली जो बॉडी में फिजिकल चेंज हो रहे हैं ड्यू टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज टेकिंग इनसाइड, उस पर फोकस होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो, द एज रेंज इज 10 to 19 ईयर्स. ये बहुत वाइड रेंज है, 10 to 19 ईयर्स. यहाँ पर क्या होता है? इट यूजुअली स्टार्ट बिटवीन 8 to 13 इन गर्ल्स एंड 9 to 14 अमंग द बॉयज. यानी ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना. है एडोलेसेंस का ही पार्ट, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. नेक्स्ट, स्कोप इज वाइडर हेयर. इट इंक्लूड्स प्यूबर्टी एज वन ऑफ द पार्ट. प्यूबर्टी एडोलेसेंस का ही पार्ट है, along with इमोशनल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. यहाँ पे दूसरे डेवलपमेंट भी होते हैं. गॉट इट? यहाँ पर क्या है? इट ओनली रिफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्शन. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को उन चेंजेस को कंसिडर करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Understood? Chalo. Now with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand and comprehend each and every concept. But still, having any doubt or facing any difficulty, do comment. I will revert back there. ठीक है? Soon we'll meet for the NCERT solutions of this chapter. Till then, take care and bye bye.